इस वीडियो में बातचीत करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स सबसे पहले हम लोग समझ लें कि आर्टिकल्स किसको कहते हैं। तो देखिए अंग्रेजी में तीन ऐसे शब्द हैं, ठीक है, तीन ऐसे शब्द हैं। एक हो गया आपका ए, दूसरा शब्द हो गया आपका एन, और तीसरा शब्द हो गया द, ठीक है ना। इन्हीं तीन शब्दों को जो है इंग्लिश में आर्टिकल्स कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। तो आर्टिकल जो है वो तीन शब्द हैं, ए, एन और द, ठीक है। इन्हीं तीन शब्दों को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स। उस पुस्तक को लिखा गया है रोजर बेरी के द्वारा, बाय रोजर बेरी, ठीक है। इस पुस्तक में यह दिखाया गया है कि पूरे डॉक्यूमेंट में जो है आर्टिकल का प्रयोग लगभग जो है 8.3% किया जाता है। अब 8.3% का क्या मतलब है? तो यदि हम 1000 शब्दों का, 1000 वर्ड्स का एक निबंध लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, तो हमको 83% जगह जो है, तिरासी स्थान पे जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यदि हम आर्टिकल के प्रयोग में चूक कर जाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग सही रूप से नहीं कर पाते हैं, तो हमारे 1000 शब्दों के एक निबंध में 83 जगह पे जो है गलतियां होने के चांस हो जाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर जो गलतियां होती है पुस्तकों में या लेखनी में या कोई भी चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पे ज़्यादातर गलतियाँ जो है वो आर्टिकल्स में ही ज़्यादातर गलतियाँ देखी जाती है, ठीक है ना। कई पार्ट होते हैं व्याकरण में, कई ऐसे भाग हैं, कई ऐसे स्पीच हैं, व्याकरण पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें गलतियाँ देखी जाती है ज़्यादातर। उसमें से एक जो है वो आर्टिकल है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तीन ही शब्द है ना। एक है ए आपका, दूसरा है एन और तीसरा है द। इसके बावजूद भी इसमें इतनी सारी गलतियां क्यों होती है, ठीक है। इतने कम शब्द होने के बावजूद भी इतनी गलतियां क्यों हैं? तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि छात्र इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग किस शब्द के साथ किया जाता है, ठीक है ना। ये इस सवाल जो है कि आर्टिकल्स का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, किस शब्द के साथ या किस वर्ड के साथ किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। स्पष्ट हो गया। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट में क्लियर न होने की वजह से जो गलतियां होती है वो कि छात्र इस बात को कभी नहीं समझ पाते हैं स्पष्ट रूप से कि किस शब्द के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और किस शब्द के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या होती है छात्रों के साथ कि आर्टिकल जो है हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्यों करेंगे हम लोग आर्टिकल प्रयोग, आर्टिकल की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। आर्टिकल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, क्यों पड़ती है। तो छात्र ये दो बातों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो अक्सर जो है आर्टिकल के सही प्रयोग में चूक कर जाते हैं। स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल से संबंधित कुछ विशेष बातचीत करेंगे, फिर इसके प्रयोग की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इसकी हम लोग कुछ विशेषताएं देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आर्टिकल की, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, विशेषताएं। तो इसके विशेषताओं में देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे। चलिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा गया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आर्टिकल का जो प्रयोग है, आर्टिकल्स का प्रयोग सिर्फ नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ नाउन के साथ किया जाता है, इसका क्या मतलब है कि यदि वाक्य में नाउन होगा तभी हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, यदि वाक्य में नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे एक उदाहरण देखिए इसका, आई हैव अ रेड पेन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ ए जो है वो आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया कि यहाँ पे एक नाउन है, पेन जो है नाउन है। इसी नाउन के लिए, इस नाउन के लिए जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यदि इस वाक्य से इस नाउन को हटा दें तो फिर ये आर्टिकल भी इसके साथ हट जाएगा। जैसे आई हैव अ रेड, ठीक है। यदि हम इस तरह से वाक्य बना देते हैं, ठीक, चाहे माई पेन इज रेड कर देते हैं या आई हैव अ रेड पेन था, तो यदि हम पेन हटा देते हैं तो हमको ए का भी प्रयोग हटाना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे अब कोई नाउन नहीं है, ये जो है आपका विशेषण आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। इस वाक्य का शुद्ध रूप जो है इस तरह से हो जाएगा कि माई पेन इज रेड, ठीक। तो यहाँ पे रेड जो है वो विशेषण है, तो इसके पहले हम जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि इसका हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि माई पेन इज और रेड, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रेड से पहले ए का प्रयोग जो है गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेड जो है वो विशेषण है, इस जगह पे, इस स्थान पे क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। तो हमको इस बात को सबसे पहले इस बात को समझ लेना है कि आर्टिकल का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो सिर्फ नाउन के साथ हम करेंगे। तो यदि वाक्य में नाउन है तो ही हम आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं, यदि वाक्य में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये पहली विशेषता है आर्टिकल की। अब देखिए दूसरी विशेषता, तो दूसरी विशेषता क्या कहती है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग किसके पहले करेंगे, नाउन के पहले। तो यहाँ देख सकते हैं कि पेन है, उसके पहले ही आर्टिकल लिखा गया है। अब पहले का मतलब ये नहीं कि जस्ट इसके पहले होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो एक शब्द या दो शब्द इसके मध्य में हो सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि रेड जो है एक शब्द इसके मध्य में आ गया है। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग इसके आधारित हम लोग बना सकते हैं कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है जैसे अ पेन, ठीक है ना। इसी तरह से एन आउल, ठीक है, एन अम्ब्रेला, स्पष्ट हो गया। तो आर्टिकल जो है पहले आएगा, उसके बाद नाउन आता है, यानी कि नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसके पहले आर्टिकल लगाएंगे, नाउन से पहले। नाउन के बाद आर्टिकल हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो जिस नाउन के साथ वो जुड़ा हुआ है उसके पहले आना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा सकते हैं कि किसी आर्टिकल और नाउन के बीच में जो है हम लोग विशेषण लिख सकते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी स्ट्रक्चर में यदि विशेषण भी आ रहा है तो उसको नाउन से पहले हमको लिखना होगा उस विशेषण को, और फिर आर्टिकल जो है उनके पहले आएगा। स्पष्ट हो गया, इसी स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है ना। जैसे अ रेड पेन, ठीक, इस तरह से एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यदि विशेषण चला आता है तो विशेषण को हमको विशेषण को क्या करना होगा, आर्टिकल और नाउन के मध्य में लिखना होगा। क्लियर हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों ही केसेस में क्या है कि आर्टिकल जो है नाउन से पहले ही प्रयोग किया गया है। तो आर्टिकल का जो प्रयोग है, आर्टिकल जिस नाउन से जुड़ा हुआ होता है उसके पहले प्रयोग होगा, उसके बाद प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक यह स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। ये दो बातें हम लोगों ने समझा आर्टिकल के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग तीसरी बात समझेंगे आर्टिकल से संबंधित। चलिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे तीसरी बात। तो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल का जो प्रयोग है वो नाउन के प्रकार के अनुसार किया जाता है। क्या मतलब है इसका, इस बात को समझना होगा। तो नाउन के प्रकार का क्या मतलब है, नाउन के भेद, ठीक है। तो सामान्य रूप से यदि हम लोग नाउन के भेद को देखते हैं तो देखिए नाउन का जो भेद है वो दो तरह का है। एक आपका जो है ट्रेडिशनल व्याकरण का भेद है, ठीक है, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल ग्रामर। एक भेद जो है ट्रेडिशनल व्याकरण से संबंधित है और दूसरा भेद जो है वो मॉडर्न व्याकरण से संबंधित है, ठीक है ना, मॉडर्न ग्रामर। ठीक, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल व्याकरण और मॉडर्न व्याकरण क्या है, तो ट्रेडिशनल व्याकरण में आपको याद होगा, आप पढ़े भी होंगे कि नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक, तीसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है, और आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ये जो भेद तैयार किया गया था ये ट्रेडिशनल व्याकरण के अनुसार है कि नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मॉडर्न व्याकरण में और मुख्य रूप से जो है 2 पुस्तकों के आधार पे, ठीक है, एक नाउन होता है कॉमन नाउन होता है मॉडर्न व्याकरण में, ठीक है, और दूसरा जो नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। अब ये जो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है नाउन का मॉडर्न व्याकरण के आधार पे, ये क्लासिफिकेशन जो है आप समझ लीजिए कि किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है, चलिए स्क्रीन पे आप पुस्तक का नाम देख रहे होंगे। तो ये जो मॉडर्न ग्रामर में 2 नाउन को 2 ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, ये किसके अनुसार है, तो एक पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है व्याकरण की जिसका नाम है अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जिसके लेखक जो है वो 4 व्याकरणविद हैं, एक जी लीच हो गए, दूसरा एस वार्टविक हो गए, सिडनी ग्रीनबॉम हो गए और आर क्वेर्क हो गए। इन्होंने जो है इस पुस्तक को तैयार किया है और अभी की इस सदी में ये सबसे बड़ी पुस्तक जो है व्याकरण की मानी जाती है। तो इसके अनुसार क्या है कि नाउन जो है हमारा वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये जो नाउन का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जिसमें 5 प्रकार हम लोगों ने देखा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत चला गया, ठीक है, मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन के अंतर्गत चला गया और कलेक्टिव नाउन भी जो है वो कॉमन के ही अंतर्गत चला गया, ठीक है। तो ये 3 नाउन को जो है कॉमन के अंतर्गत रख दिया गया और जो है इस प्रकार से 2 प्रकार के मुख्य रूप से नाउन बन गए, ठीक। तो हम लोग जो है यहाँ पे बातचीत करेंगे मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके बारे में। तो अब इसमें भी देख लीजिए आप, ठीक है, कि नाउन 2 प्रकार के हो गए, नाउन 2 प्रकार के हो गए, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो एक प्रकार हो गया प्रॉपर नाउन का, दूसरा प्रकार हो गया कॉमन नाउन का, ठीक है। कॉमन नाउन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, फर्दर जो है इसको डिवाइड नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन एक ही प्रकार का, कॉमन नाउन जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक हो गया आपका काउंटेबल, काउंटेबल हो गया, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो होंगे 2 प्रकार के होंगे, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब देखिए काउंटेबल नाउन जो है उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना, 2 वर्गों में रख दिया गया। एक जो है सिंगुलर काउंटेबल होगा, सिंगुलर होता है एक वचन, ठीक है ना, दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल यानी कि बहुवचन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के कोई फर्दर डिवीजन नहीं होते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से बाहरी जो किनारों पर इस ट्री डायग्राम, ये जो है ट्री डायग्राम है, ये जो है ये पूरा जो है वो ट्री डायग्राम है। इसके बाहरी किनारों पे कौन कौन से नाउन उपस्थित है, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया, एक प्लूरल नाउन हो गया, दूसरा एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो ये नाउन के प्रकार हो गए। अब देखिए इन्हीं प्रकार के अनुसार जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं, लेकिन सब आर्टिकल का प्रयोग सभी नाउन के साथ नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया, सब आर्टिकल का प्रयोग सभी नाउन के साथ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हमको नाउन के अनुरूप जो है उसके साथ आर्टिकल का चुनाव करना होता है, ठीक है। और इसी बात को जो है छात्र अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि नाउन के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। ये हम लोग चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि नाउन के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है।
क्लियर हो गया। तो नाउन के अनुसार आर्टिकल का चुनाव किया जाता है। स्पष्ट हो गया। इसी पॉइंट को आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि आर्टिकल जो है वो कितने प्रकार के होंगे, और फिर जो है हम लोग फिर इस रूल नंबर 4 की तरफ आएंगे कि किस नाउन के साथ कौन कौन सा आर्टिकल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल का भेद देख लें, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए इंग्लिश में ऐसे सामान्यतः जो है पुस्तकों में 2 प्रकार के आर्टिकल की चर्चा की जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक तीसरा प्रकार की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक प्रकार हो गया आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। एक प्रकार हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा प्रकार हो गया डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल, ठीक। और एक तीसरे प्रकार की भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, और बताएंगे कि तीसरा प्रकार क्यों है। उस प्रकार को हम लोग कहते हैं जीरो आर्टिकल, ठीक है, जीरो आर्टिकल। स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको जीरो आर्टिकल की वजह से परेशान नहीं होना है। सामान्यतः पुस्तकें जो है इसके बारे में नहीं बतलाती है। ये जो जीरो आर्टिकल का जो कंसेप्ट दिया गया है, एक 1945 के समय में एक बहुत बड़े व्याकरणविद थे, ठीक है ना, जिनका नाम था ओटो जेस्पर्सन। उन्होंने ही ये जीरो आर्टिकल की परिकल्पना की थी। उन्होंने जीरो आर्टिकल के बारे में जो है अपनी पुस्तक, सबसे अंतिम पुस्तक जो थी अ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इनकी लिखी हुई सबसे अंतिम पुस्तक थी अ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वॉल्यूम 7, ठीक है, वॉल्यूम 7। इस पुस्तक को वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही जो है वो जो है उनका स्वर्गवास हो गया था। तो इसी पुस्तक में उन्होंने जीरो आर्टिकल की भी परिकल्पना की थी। उन्होंने बताया था कि आर्टिकल जो है वो 3 प्रकार का होगा, ठीक है। तो उनकी ये जो परिकल्पना थी, उनकी पुस्तक में जो बातें आई, बाद में उनके छात्र ने उस बात को आगे बढ़ाया, उस पुस्तक को पूरा किया था, ठीक है। तो उसके बाद जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो अपनी पुस्तकों में जीरो आर्टिकल की भी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, या तो इस वीडियो में, नहीं तो किसी और अलग सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ये भी एक आर्टिकल है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो आर्टिकल जो है कोई नया चीज़ नहीं है, बल्कि एक नामकरण है। पुस्तकों में क्या होता है कि नो आर्टिकल लोग लिखते हैं, नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। तो उन्होंने ओटो जेस्पर्सन ने जो है उस नो आर्टिकल को जीरो आर्टिकल नाम दिया है, ठीक है। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि जहाँ पे पुस्तकों में लोग नो आर्टिकल लिखते थे उसी को उन्होंने जीरो आर्टिकल कहा, क्योंकि कुछ तथ्य के आधार पे उन्होंने इस बात को साबित किया है कि ये भी एक प्रकार का आर्टिकल है। तो खैर वो दूसरा मुद्दा है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब 2 शब्द हो गया ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल का मतलब हो गया द, ठीक है। और जीरो आर्टिकल में ऐसे कोई इसको चिन्ह नहीं दिया गया, तो इस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब किसी नाउन से पहले जगह खाली रह जाता है, ए एन या द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसी को जीरो आर्टिकल कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लें। सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में जो 2 शब्द आते हैं ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है ना। तो 2 शब्द हैं इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में, एक ए है और दूसरा एन है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक। अब देखिए ए और एन का जो प्रयोग है
वो जो सामान्यतः दो शब्द है ना, इसमें ए और एन दो शब्द हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको समझ लेना है यहाँ पे कि ए और एन दो शब्द तो हैं, लेकिन दोनों का जो अर्थ है या प्रयोग है सेम है, ठीक है ना। ए का जो अर्थ होगा वही एन का भी अर्थ है, ठीक है ना। तो सामान्यतः ए का अर्थ एक होता है और एन का भी अर्थ एक होगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि जब ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है तो फिर दो शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, या दो शब्द का प्रयोग हम लोग किसके आधार पे करेंगे, तो इस बात को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए सामान्यतः वर्ड का जो निर्माण है, शब्द का जो निर्माण है, वो लेटर के थ्रू होता है, लेटर के आधार पे किया जाता है, ठीक है। तो लेटर को हम लोग जोड़ते हैं, लेटर को जोड़ते हैं, अब वही लेटर जो है शब्द का निर्माण करता है, ठीक है। तो लेटर को जोड़ जोड़ करके क्या किया जाता है, वर्ड का निर्माण किया जाता है। जैसे हम कहते हैं पेन, ठीक है, तो इस पेन में तीन लेटर है, एक पी है, एक ई है और एक एन है, ठीक है। तो जब हम लोग एक शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे इसका उच्चारण करना हो तो इसको हम, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं इसको उच्चारण को, पेन को, तो पेन ऐसे लिखेंगे हम लोग, पेन, ठीक है। उच्चारण को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, इस दो मार्क के बीच में ऐसे लिखा जाता है उच्चारण को। तो इसका जो सबसे पहला जो साउंड है, पेन बोलते समय में सबसे पहला साउंड क्या आ रहा है, ये प आ रहा है ना, सबसे पहला साउंड क्या आएगा, ये प आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा शब्द देख लीजिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब इसमें इसका जब उच्चारण हम लोग करते हैं अम्ब्रेला, तो इसमें सबसे पहला साउंड क्या आएगा उच्चारण के आधार पे, अम्ब्रेला में अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का सबसे पहला साउंड क्या है, तो अ है ना, सबसे पहला साउंड क्या आएगा इसमें, अ आता है। क्लियर हो गया, ठीक। कुछ और भी शब्द देख ले हम लोग, जैसे आउल, इसमें सबसे पहला साउंड क्या आएगा, आउल, आउल में सबसे पहला जो साउंड आया है वो आ आया है ना, आ आया है, आ, आउल। क्लियर हो गया, आ आया है। यदि इस आधार पे हम लोग शब्दों का वर्गीकरण कर दें, ठीक, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका सबसे पहला साउंड जो है वो क ख ग के अंतर्गत आएगा, क ख ग के अंतर्गत आ, क्लियर हो गया, ठीक है, क ख के अंतर्गत आएगा पहला साउंड। और यहाँ पे भी देखिए ये पहला साउंड जो है वो अ आ ई के अंतर्गत आएगा, अ आ ई इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया ना, ठीक, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि अ आ ई के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साउंड के आधार पे, साउंड के आधार पे दो प्रकार के शब्द हो जाएंगे। फर्स्ट साउंड के आधार पे या इनिशियल साउंड जिसको कह सकते हैं, शुरुआत का साउंड के आधार, शुरुआत, शुरुआत के साउंड के आधार पे दो प्रकार के शब्द होंगे। एक होगा जिसमें जो क ख ग से शुरू होगा, जिसका साउंड क ख ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, इसका सही उच्चारण होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट कहेंगे हम लोग, कॉन्सोनेंट वर्ड कहेंगे, ठीक है। और दूसरे प्रकार का शब्द होगा जिसकी शुरुआत जो है ओ आ, इसके अंतर्गत, इसके साउंड इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो उसको हम लोग वाउअल, इसको क्या पढ़ते हैं, वाउअल, ठीक है, वाउअल वर्ड के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया। उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं पेन, पेंसिल, देखिए इसको पेंसिल नहीं बल्कि पेंसिल पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरह से मैन है ना, वुमेन, वुमेन, ठीक है। इस तरह से इसका पहला साउंड जो है, इसका पहला साउंड प आ रहा है, इसका पहला साउंड प आ रहा है, इसका पहला साउंड म आ रहा है, इसका पहला साउंड
वो आ रहा है, वुमेन, ठीक है ना, वॉस पहला साउंड आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये इसको कॉन्सोनेंट वर्ड कहते हैं। अब वावल वर्ड की तरफ आते हैं। तो जैसे हो गया अंकल, है ना, अंकल हो गया, अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला हो गया, इसी तरह से ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्लियर हो गया। तो इसका पहला साउंड क्या था, अंकल था। इसका पहला साउंड क्या था, अम्ब्रेला था। इसका पहला साउंड क्या था, ओ का साउंड सबसे पहले आया था ना, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये वावल वर्ड हो गया, ये कॉन्सोनेंट वर्ड हो गया। क्लियर हो गया। तो दो प्रकार के, इस आधार पे हम लोग यदि सोचें तो दो प्रकार के शब्द होंगे, ठीक है। अब इन्हीं दो प्रकार के साथ जो है ए और एन को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ जो है ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और वावल वर्ड के साथ जो है एन का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो अ पेन, ठीक है ना, अ पेंसिल, अ पेंसिल, अ मैन, इस तरह से होगा। क्लियर हो गया। इधर आइए। तो अन अंकल, अन अम्ब्रेला, स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है अन ऑनेस्ट मैन, क्लियर, ठीक है। तो एक के साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और एक के साथ एन का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया। इसलिए हमारे पास जो है दो प्रकार के शब्द जो है उपस्थित है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो ए का निर्माण है वो एन से हुआ है, ठीक है। एन से ए का निर्माण हुआ, ए से एन का निर्माण नहीं हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एन से ए की उत्पत्ति हुई है। पहले इंग्लिश में जो है सिर्फ एन का ही प्रयोग होता था, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में। बाद में जो है लोगों ने क्या किया, इस एन में जो एन का स्पेलिंग है उसको हटा दिया और ए बना दिया, ठीक है। तो दोनों जो है इंग्लिश में सर्वाइव करने लगे। स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके साउंड के बारे में बातचीत करें हम लोग। तो ए का जो है इंग्लिश में दो साउंड है, इस बात को भी समझ लीजिए। इसको ए भी पढ़ते हैं और इसको अ भी पढ़ा जाता है, अ, ठीक है। ए हम लोग इसको अलग अलग रहेगा, जब ये अलग रहेगा अलग तो इसको ए पढ़ा जाता है, और जब ये किसी वाक्य में आएगा, वाक्य में होगा, तो इसको हम लोग अ का उच्चारण करेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह से जो है ये एन, तो इसके भी दो साउंड हैं। एक है आपका एन है, ठीक है, एक इसका उच्चारण है एन और दूसरा है अन, ठीक। तो इसी तरह से एन हम लोग कब उच्चारण करते हैं, तो जब इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वाक्य में नहीं पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं तो एन बोलेंगे, और जब इसको हम लोग वाक्य में पढ़ेंगे, वाक्य में, ठीक, तब इसको हम लोग अन का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ तक जो है बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गया। तो ये था आपका इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक बातें, बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब हम लोग जो है बातचीत करने चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इसी तरह से छोटी छोटी बातें हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। आप लोग जो है पूरा वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी बातें आप लोग के समक्ष आएंगी, जो बातें हो सकता है आपने पहले न पढ़ा हो, ठीक है। तो डेफिनिट आर्टिकल जो है उसको हम लोग परिभाषित करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल हम लोग किसको कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। किसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग जो है सामान्यतः सबके साथ होगा, लेकिन इसके उच्चारण को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके उच्चारण को, इसका 3 तरह का उच्चारण है, ठीक है। इसको 3 तरह से उच्चारित किया जाता है। एक होता है द, ठीक, एक होता है हर्षई का दी, और एक होता है दी। 3 तरह का उच्चारण जो है, और ये 3 तरह का उच्चारण जो है
रोजरबेरी की जो पुस्तक जिसके बारे में हमने पहले चर्चा किया था कि आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स, इस पुस्तक का नाम है आर्टिकल्स बाय रोजरबेरी, ठीक है, बाय रोजरबेरी। उसी पुस्तक में इसके 3 आर्टिकल बताए गए हैं। स्पष्ट हो गया? उसी पुस्तक के आधार पे इसके 3 आर्टिकल हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः दूसरी किताबें जो है 2 ही आर्टिकल लिखती है, तो यहाँ पे 3 आर्टिकल कैसे है इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। तो द हम लोग कब पढ़ेंगे? THE का उच्चारण हम लोग द कब पढ़ेंगे? जब ये किसी कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले आएगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट। तो किसी यदि कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले आता है तो इसको द पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे द काउ, ठीक। इसी तरह से द बॉय, इसको क्या पढ़ेंगे? द बॉय, ठीक है, बॉय नहीं, द बॉय, ठीक है। इसी तरह से द काउ, ठीक। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ पे THE जो है कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले आ रहा है, THE कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले आ रहा है, इसीलिए इसको द का उच्चारण करते हैं। स्पष्ट हो गया? THE को जो है हर्षई के द्वारा दी, शॉर्ट होता है ये उच्चारण, दी होता है, ठीक है। इसका उच्चारण हम लोग कब करेंगे? जब किसी वावल वर्ड के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? वावल वर्ड के पहले आएगा। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो दी एंड, दी एंड, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? दी एंड पढ़ेंगे ना, दी एंड। इसका सही उच्चारण होता है दी एंड। तो दी शॉर्ट होता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोलिए। तो इसको पढ़ेंगे दी ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट मैन, ठीक। इसका सही उच्चारण क्या होगा? दी ऑनेस्ट मैन। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ पे जो है बिना स्ट्रेस किए जो है दी का उच्चारण किया जा रहा है। तीसरा जो उच्चारण है वो हम लोग THE को दी स्ट्रेस्ड करते हैं, ठीक है ना। इसका उच्चारण दी दीर्घईकार के द्वारा होता है। ये किसी भी शब्द के साथ होता है। ये कब हम लोग करते हैं? जोर देने के लिए। यदि आने वाले शब्द पे जोर देना हो, जोर देने के लिए, ठीक है ना, आने वाले शब्द पे यदि हमको जोर देना हो तब हम लोग दी का उच्चारण करें। दी मैन, ठीक है ना, दी बॉय, ये सब के साथ दी का प्रयोग किया जा सकता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए जो है हम लोग जीरो आर्टिकल के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। जीरो आर्टिकल के बारे में, या फिर हम लोग जीरो आर्टिकल के बारे में अगली वीडियो में बातचीत करेंगे, ठीक है। चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका जीरो आर्टिकल, और ये जो है आपके लिए एकदम नया कंसेप्ट होगा, ठीक है। और जीरो आर्टिकल जो है वो क्यों है इंग्लिश में, इस बात को भी हम लोग को समझ लेना है कि जीरो आर्टिकल जो है वो क्यों आया, कैसे आया। इसका जो है हम लोग पूरा जो हिस्ट्री है उसकी चर्चा करेंगे, और फिर उसकी उपयोगिता के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। स्पष्ट हो गया? ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि अलग अलग नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ दिया था कि नाउन के अनुसार आर्टिकल का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जीरो आर्टिकल की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग जीरो आर्टिकल और आर्टिकल का अलग अलग नाउन के साथ जो प्रयोग है उसके बारे में बातचीत करेंगे। चूँकि बहुत विशेष है ये, छात्रों को ज़्यादातर परेशानी जो है इन्हीं सब पॉइंट की वजह से, इन्हीं सब बिंदुओं की वजह से होती है।